या आम जनमानस को एक छवि बन गई कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो गंदे लोग होते हैं, वो घोटाला करते हैं, वो करप्शन करते हैं। और पॉलिटिक्स में वो जाता है जिसका कैरेक्टर नहीं है, जो बुरा है या जो घोटाला करना चाहता है। सरदार अर्थात सिख हिंदुओं से अलग नहीं है, हर सिख खालिस्तानी नहीं है। कांग्रेस जितना पैसा, कांग्रेस जितना जो मैकेनिज्म है, किसी के पास नहीं है। इन दिस एपिसोड ऑफ एडॉन टॉक्स वी हैव युवराज सर। आपको बहुत सारे पॉडकास्ट मिल रहे होंगे स्पिरिचुअलिटी पे, ऑकल्ट साइंसेस पे, बट अब हम एक नई कैटेगरी स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा एडॉन टॉक्स पॉलिटिकल होने वाला है। हमारा मोटिव ये है कि हम पॉलिटिक्स को, जो कहा जाता है कि एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसी फील्ड है जो कि गंदी है, उसको आपके सामने लाएंगे एज इट इज, कि वो एक्चुअल में कैसी है, क्या है डार्क रियलिटीज ऑफ पॉलिटिक्स, क्या है एक्चुअल पॉलिटिक्स, इलेक्शन से पहले क्या होता है, इलेक्शन के बाद क्या होता है, कैंपेन्स के दौरान क्या होता है। इस जर्नी में हम बहुत सारे मीडिया वाले लोगों से बात करने वाले हैं और पॉलिटिशियंस से भी बात करने वाले हैं। प्रॉमिसिंग यू, हम जनता का भी पर्सपेक्टिव लाएंगे, हम सारी चीजें कवर करेंगे जो एक हर भारतीय के लिए जरूरी है। ये भारतीय पॉडकास्ट है, ये हर एक इंडियन का पॉडकास्ट है, एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। तो हमारे पहले इस टॉपिक के पॉडकास्ट में हमने बात करी है यूथ के पर्सपेक्टिव से, कि कैसे एक यूथ पॉलिटिक्स में एंटर कर सकता है, कैसे एक ऑर्डिनरी इंसान पॉलिटिक्स को समझ सकता है। बहुत सारी ऐसी बातें करी है हमने युवराज सर से कि क्या कांग्रेस गलत कर रही है, क्या बीजेपी गलत कर रही है, क्या ये दोनों पार्टी सही कर रही हैं, किनकी लेगेसी क्या है। बहुत सारी चीजें आपको पता लगने वाली है, बहुत सारे सीक्रेट्स पता लगने वाले हैं। तो इस पॉडकास्ट में आप जानने वाले हो कि पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर क्या है, एंट्री लेने का स्ट्रक्चर क्या है, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। इस पॉडकास्ट में हमने हल्की सी बात छेड़ी है खालिस्तान से रिलेटेड, कि एक्चुअल में क्या है खालिस्तान, क्या है खालिस्तान के पीछे के प्रोपेगेंडास, और ये सारी बातें मैंने जानने की कोशिश करी है युवराज सर से। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट आवर गेस्ट, युवराज सर कौन है? युवराज सर एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, जो कि बिल्कुल एडॉन टॉक्स की तरह सेंटर में खड़े होके हर पार्टी की क्रिटिसाइज भी करते हैं और तारीफ भी करते हैं उनके काम के अकॉर्डिंग। अगर आप युवराज सर को देखना चाहते हो, एक तो आप ये एपिसोड देख ही रहे हो, और भी आप देखना चाहते हो तो आपको वो हर एक टीवी चैनल पे मिलने वाले हैं। युवराज सर हर दिन किसी ना किसी बड़े टीवी चैनल पे आपको कुछ ना कुछ सिखाते हुए, समझाते हुए दिख जाएंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट युवराज सर। बाकी और जानने के लिए ये एपिसोड आपको देखना है पूरा, एडॉन टॉक्स के साथ जुड़ना है, और बहुत सारे हमारे को गेस्ट रिकमेंड करो कि हम और किसको बुलाएं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हमको आपकी बहुत ज्यादा सहयोग की जरूरत है। सो एंजॉय दिस एपिसोड, एंजॉय योरसेल्फ, एंजॉय एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। सो हेलो युवराज सर, वेलकम टू एडॉन टॉक्स। एंड एक बार ना ऑडियंस को और मेरे को इंट्रोडक्शन दे दो छोटा सा, कि जिससे लोगों को समझ आ जाए कि आप एग्जैक्टली करते क्यों, क्योंकि आप बहुत कुछ कर रहे हो। यार आप गजब के होस्ट हो, फर्स्ट ऑफ ऑल बुलाने के लिए थैंक यू। और गजब के मैंने इसलिए कहा कि आप मुझे बोला कि मेरा इंट्रोडक्शन ले रहे हो। बाय द वे, मैं युवराज पोखरना हूँ, हीरा नगरी कही जाने वाली सूरत गुजरात से हूँ, एंड नेटवर्क 18 ग्रुप के साथ कॉलमनिस्ट हूँ। सो अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो मीडिया में कुछ जगह मैं लिखने के पैसे लेता हूँ, कुछ जगह बोलने के पैसे लेता हूँ। बस आप इकलौते हो जहाँ मैं फ्री में बोल रहा हूँ। हम नहीं दे सकते पैसे लोगों को। ठीक है, आपके समोसे बहुत टेस्टी थे, कंपनसेट कर लिया आपने। बस हाँ, हम खिलाने पिलाने में अच्छे हैं। सो पहली चीज़ मैं ऑडियंस को बता दूं, मेरा पहला पॉलिटिकल पॉडकास्ट हो सकता है, तो मैं थोड़ा ऊपर नीचे जा सकता हूँ, तो संभाल लेना। कोई ये नहीं कहेगा कि क्या पूछ रहे हो क्या नहीं पूछ रहे। और अगर आपको लगे कि मैं ज़्यादा जा रहा हूँ आगे, तो आप भी रोक सकते हो। ओके, तो हम लोग ना स्टार्ट करेंगे पॉलिटिक्स यूथ से, क्योंकि मैं यूथ रिप्रेजेंट करता हूँ। आई फील अभी मैं काफ़ी यंग हूँ। सो मेरे को जानना है कि बहुत सारे लोग ना कतराते हैं पॉलिटिक्स में आने से पहले, आने में ही कतराते हैं। उनको लगता है कि यार बहुत नेगेटिव है, बहुत गंदगी है, या बहुत ज़्यादा रिलीजियन अब हो गया, बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो गया पॉलिटिक्स। ये सारी चीज़ें जो मेरे को जाननी है, बात करनी है आपसे। बट हम पहले यूथ का पर्सपेक्टिव जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या है क्या नहीं। यार आपकी बात पे मैं पहले ही सेंटेंस में करेक्शन करना चाहता हूँ। यूथ को आप नहीं, मैं भी रिप्रेजेंट करता हूँ यार। अंकल तो मैं भी नहीं हूँ। एंड सेकेंड, एक यूथ होने के, युवा होने के नाते जब पॉलिटिक्स को हम देखते हैं, तो मैं 90s की, अपने आप को अगर आम भाषा में कहूँ अपभ्रंश में, तो 90s की पैदाइश हूँ। तो 90s से अभी तक हमने क्या देखा? ज़मीन का घोटाला, पानी का घोटाला, सबमरीन का घोटाला, पर्यावरण हवा का घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड आपने सुना हो तो चॉपर का घोटाला। तो पाताल से आसमान तक घोटाले ही घोटाले हमने सुने। और तो और कि सुना कि शहीदों को जो कॉफिन दिया जाता था, उनको घर दिया जाता, उसके भी घोटाले हुए हैं। तो देश में इतना घोटाला हो चुका है कि जब हम न्यूज़पेपर खोलते थे, जब हम टीवी देखते थे, या तब यूट्यूब नहीं था मेरे टाइम पे इतना, तो हर जगह घोटाला, करप्शन। तो एक आम जनमानस को
युवा के नाते या आम जनमानस को एक छवि बन गई कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो गंदे लोग होते हैं, वो घोटाला करते हैं, वो करप्शन करते हैं, और पॉलिटिक्स में वो जाता है जिसका कैरेक्टर नहीं है, जो बुरा है या जो घोटाला करना चाहता है। एक इमेज कैरिकेचर बन चुकी थी, इसीलिए बहुत लोग रिफ्रेन करते थे और आज भी बहुत लोग ये मानते हैं। खैर मेरा इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के आने के बाद ऑन हिज एडवेंट इन द नेशनल सिनेरियो यूथ पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, महिला पॉलिटिक्स से जुड़ी है। अनफॉर्चुनेटली ये महिला रिजर्वेशन बिल पास हो उसी दिन हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, तो अब एक आन जनमानस का एक पर्सपेक्टिव चेंज तो हो चुका है। हाँ ये है कि मोदी जी ने क्या किया मैं आपको बाद में चर्चा कर लेंगे फिर कभी। अभी के लिए सिर्फ इतना कि पहले की जो पॉलिटिक्स होती थी वो करप्शन सेंट्रिक होती थी, अभी की जो पॉलिटिक्स है व्हाट आई फील इज कि वो सर्विस सेंट्रिक है। आप कितने भी बड़े बाप की औलाद क्यों ना हो, कितने भी बड़े घर से वंशज क्यों ना हो, लेकिन आपको सर्वाइव करना है पॉलिटिक्स में तो यू नीड टू बी अ करियर पॉलिटिशियन। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कर ली, पार्ट टाइम थाईलैंड घूमने चले गए, वो नहीं चलेगा। यू नीड टू बी ए करियर पॉलिटिशियन और आपके करियर का सेंटर होना चाहिए सर्विस, सेवा। सेवा करोगे तो ही मेवा मिलेगा। ये चीज़ को यथार्थ के साथ मोदी जी और ये सरकार प्रूव करने का प्रयास कर रही है। गॉट इट। सो व्हाट आई फील कि आपने बोला कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, फुल टाइम पॉलिटिशियन, बट कोई ऐसी एक, जैसे अब मैं अपने स्कूल टाइम में देखूं, आई वांट टू बी इन पॉलिटिक्स, मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि यार इंडिया को चलाना है और देश के लिए कुछ करना है, ये सारी चीज़ें, बट मेरे को कोई स्ट्रक्चर ही नहीं मिलता था। मेरे को समझ नहीं आता था कि मैं कॉलेज में जाके कि मैं इलेक्शन लड़ूँ, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ से शुरू करूँ, कोई एक तरीका ही नहीं है घुसने का। और वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे तरीके हैं, तो कोई रोड मैप होता है इसके लिए, या कैसे घुसा कैसे जाए पॉलिटिक्स में, मीडिया के थ्रू जाया जाए या जैसे मैं पॉडकास्ट करके घुसने की हल्की फुल्की कोशिश कर रहा हूँ वैसे घुसा जाए, कि कैसे समझा कैसे जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वास्ट है और क्लियर कुछ भी नहीं है। तो हम ऐसा देखते हैं कि यार जिसके दादा पर दादा पॉलिटिक्स में थे वही घुसे जा रहा है, वही एक लेगेसी चल रही है। और जो अब ब्रेक किया थोड़ा सा बीजेपी ने, बट और मैं पहले बता दूं ये बिल्कुल कोई स्पॉन्सर्ड पॉडकास्ट नहीं है, हम शायद मोदी जी की बात करें। मेरे को बहुत पसंद है, उनके कुछ काम बहुत पसंद है, कुछ काम मेरे को लगता है कि नहीं है सही। तो हम लोग कोई एक पार्टी फेवर में नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल सेंट्रिक होके ओपिनियन जानना चाह रहे हैं। तो एक आप ये चीज़ बताओ मेरे को। इट्स अ वेरी वेग क्वेश्चन, बट एक बार हम शुरू करते करंट सिनेरियो से। लेट अस से कोई युवा है, तो व्हेन आई से करंट सिनेरियो, आज देश में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी एंड अलाइंड इकोसिस्टम जो है, लेट अस से आप डीयू के स्टूडेंट हो तो डीयू में बीजेपी से अलाइंड, वीएचपी बजरंग दल से अलाइंड है एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तो वो स्टूडेंट लीडरशिप का प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ से शुरू कर सकते हो अगर यदि आप युवा हैं तो। नंबर 2, एक ऐसा होता है ना कि अभी मैं बीजेपी सेंट्रिक बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप रिलेट कर पाएंगे उनसे। बीजेपी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर वहाँ जाके मैं बोलता हूँ कि मैं वरुण हूँ, मैं पॉडकास्ट शूट करता हूँ, मेरे को ले लो, वो नहीं लिया जाएगा। व्हाट आर यू पुटिंग ऑन द टेबल? आप क्या पार्टी में एड ऑन कर सकते हो? अगर आप देश में बदलाव लाना चाहते हो तो देखो, कुछ लोग जो होते हैं ना, जिसको हम बम्बईया भाषा में छपरी बोलते हैं, कि वो सिर्फ जाएंगे, फोटो खिंचाएंगे नेताओं के साथ ऐसे करके, और वो फोटो डाल के उनको अपना फेसबुक चमकाना है। वो राजनीति नहीं है, वो सेवा नहीं है, राजधर्म नहीं है। लेकिन यदि आपके पास एक इच्छा है, तीव्र इच्छा कि मुझे देश बदलना है, समाज बदलना, सोसाइटी बदलनी, कॉलोनी बदलनी, तो आपको अपनी स्किल्स को पहले वेट करना पड़ेगा। मैं पहले अपनी स्किल को वेट करता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, और फिर मैं जो भी पार्टी से अपना ओरिएंटेशन मैं अलाइन करता हूँ या करना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाके धीरे धीरे उनके साथ एक्टिव होऊंगा। देखिए, हो सकता है जब आप पहली बार कोई पार्टी कार्यालय जाएंगे, कोई आपको जानेगा नहीं, कोई बात नहीं, आप अपने लोकल कॉरपोरेटर को पकड़ लीजिए कि भाई साहब मैं जुड़ना चाह रहा हूँ आपके साथ। आप अपने एमएलए की ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको पार्टी ऑफिस में एक्सेस मिलेगा। एज यू गेट एक्सेस, आपको लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे, और फिर लगेगा कि वरुण तो यार जवान लड़का है, स्मार्ट लड़का है, बोलता अच्छा, कम्युनिकेशन अच्छा करता है। तो हो सकता है, देखिए छोटा लेवल बड़ा लेवल उस पर मैं कमेंट नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट आपको मीडिया से ओरिएंटेड डिपार्टमेंट मिलेगा। हो सकता है आप अच्छा लिखते हो तो पार्टी लिटरेचर ओरिएंटेड डिपार्टमेंट मिलेगा। आपको रास्ता खुद ही काफ करना पड़ेगा। और रिगार्डिंग डायनेस्टी, जस्ट अ स्मॉल इंटरजेक्शन, हमारे प्रिय राहुल गांधी जी, तो उनकी एक बहुत बड़ी रिच लेगेसी है, लेकिन उसके बाद भी ही इज़ फेलिंग टू बी अ पॉलिटिशियन। और उनके कंपैरिजन में मैं बहुत छोटा सा नाम देता हूँ। लोग इसको डायनेस्ट बोलते हैं, बट मैं नहीं मानता, मैं मेरिटोक्रेसी से गिनता हूँ। स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी, उनकी बेटी श्रीमती पूनम महाजन, वो इलेक्शन लड़ती है, जीतती है, तब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनती है।
वो ये नहीं क्लेम करती कि मुझे मिनिस्टर बनाओ ये बनाओ, क्योंकि वो लोगों के बीच में रह के काम करती है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अदर पार्टीज एंड दिस करंट बीजेपी डिस्पेंसेशन. यहाँ मेरिट पे चलता है काम. बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा ऑफ कोर्स टू रिफ्रेन फ्रॉम कंट्रोवर्सी, जो बड़ी लेगेसी से आते हैं बट दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट टिकट्स, और कुछ को टिकट मिली तो एमएलए बन के सीमित है, मंत्री नहीं बन पा रहे हैं. तो बीजेपी में मेरिटोक्रेसी चलती है. और एक लास्ट इंटरजेक्शन इसमें ऐसा है कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी अगर पॉलिटिक्स में थे और मैं पॉलिटिक्स में आऊँ तो आई डू नॉट फाइंड एनी हार्म इन दैट. आपने रणबीर कपूर को भी ऑब्जेक्ट नहीं किया, आलिया भट्ट को ऑब्जेक्ट नहीं किया, ऋतिक रोशन को ऑब्जेक्ट नहीं किया. तो यहाँ ऐसा क्यों बना के रखा है हमने धारणा? मेरिट पे चलती है. आलिया की फिल्म भी हिट होती है, फ्लॉप होती है. हो सकता है डायनेस्ट है कोई फला व्यक्ति, लेकिन वो सक्सेस ना हो. वोट तो जनता देगी, आशीर्वाद तो जनता देगी. तो ये डायनेस्टी का कंसेप्ट है ना, इसमें क्लैरिटी, आपने जो बोला मैं थोड़ा एक्सपेंड कर रहा हूँ, सॉरी, हमको क्लैरिटी चाहिए. हाय गाइस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. जल्दी से बताना आया हूँ, सब्सक्राइब कर लो. 93% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और पॉडकास्ट देख के एंजॉय करके चले जाते हैं, भूल जाते हो. आई नो पॉडकास्ट अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, फ्लो में आ जाते हो, तो इसलिए बीच में आ गया. सब्सक्राइब कर लो. सॉरी, कंटिन्यू. आज मुझे पता है सोनिया गांधी, स्वर्गीय राजीव जी के बाद फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और आने वाले फ्यूचर कांग्रेस प्रेसिडेंट का नाम भी बता दूं आपको, रेहान वाड्रा, लेकिन वो गांधी लगाएंगे. तो ये होती डायनेस्टी. बीजेपी में अगला प्रेसिडेंट कौन है आप बोल दीजिए, आई एम विलिंग टू पुट माई नेक आउट. ये आईफोन 15 प्रो आपको मैं भी दे दूंगा इस पॉडकास्ट में. बता दीजिए कौन होगा अगला प्रेसिडेंट. बस ये है डायनेस्टी और नॉन डायनेस्टी का डिफरेंस. ग्रेट, गॉट इट. सो यूथ, अब जैसे हम बीजेपी की ही बात कर रहे हैं, तो आई वांट टू नो कि अगर यूथ अभी घुसना चाह रहा है, बहुत सारे लोग देखेंगे जो पॉलिटिक्स में एंट्री लेना चाहेंगे, तो वो उनके लिए, क्योंकि आपसे ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हो और आप बिल्कुल किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं हो. कि मेरे को ये नहीं मिलेगा कि मैं अगर किसी भी पार्टी के इंसान को बुलाता तो वो कहता है कि हमारी पार्टी ज्वाइन करो. सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू कि यूथ को कौन सी पार्टी के साथ अलाइन होना चाहिए. और स्पेशली ये मैं आप एक पार्टी का नाम लोगे, राइट, बट आई वांट कि वो कैसे देखे कि उसको किस पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए. आपका प्रश्न तो बहुत वाजिब है. वो प्रॉब्लम ये है कि आज का युवा पॉडकास्ट देखता है, ज्ञान नहीं चाहता. सो बेसिकली युवा जो है ना, रिबेल नेचर है हमारे जेन जी का. तो उनको कोई ज्ञान दें कि तुम ये करो वो करो, उनको बहुत ज्ञान है उनके पास. मेरे से बड़ा इंटरनेट है, कमेंट में वो ज्ञान कर जाएंगे. हाँ, तो वो अपने को कोई मतलब नहीं, 30 सेकंड में स्क्रॉल कर देंगे वो लोग. लेकिन ये है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई योर रूट्स एंड इशूज़. देखिए, आपने रिलीजियस की बात की, तो रिलीजन तो इज़ अ फॉरेन टर्म, वो मेरा टर्म नहीं. मैं धर्म की बात करता हूँ. मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे पूर्वज क्या थे, मेरी लेगेसी क्या है. एंड देयर इज़ अ टर्म इन इंग्लिश, डीरेसिनेशन, कि उससे उखड़ गया आज का युवा. मुझे उखड़ना नहीं, मुझे जड़ से पकड़े रहना है. और उसको लेके मेरा एक टर्म है, पौराणिकता वेड्स आधुनिकता. तो ये मेरी पौराणिकता, जो मेरा पास्ट है, मेरे रेस, मेरी रूट्स, मेरा कल्चर, सिविलाइजेशन, और उसको लेके कौन सी पार्टी से मैं रेजोनेट कर पा रहा हूँ. कि मेरे जो शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं, इनफैक्ट आपकी पार्टी, यहाँ की लोकल पार्टी भी करती है, तो एजुकेशन कौन दे रहा, हेल्थ केयर कौन दे रहा, विमेन की कौन बात कर रहा, डाउन ट्रोडन अर्थात वंचितों की कौन बात कर रहा. मुझे जो इश्यूज़ लगते हैं, हो सकता है मेरे पर्सपेक्टिव से मैंने 4 इशू गिनाए, हो सकता है आपके पर्सपेक्टिव से आपके लिए प्राइमरीली सिर्फ एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट इशू हो. तो आप अपना इशू अपनी आइडेंटिटी के साथ, आइडेंटिटी प्लस इशू, जिस पार्टी से रेजोनेट कर पाते हो, मुझे लगता है आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए उस पार्टी में. और पार्टी से जुड़ना मतलब ये नहीं कि झंडा लेके झंडा बरदार बन के बाइक रैली करनी. हाँ. आप उस पार्टी को वोट कर सकते हो, उस पार्टी की अच्छी चीज़ें निकाल के आप लोगों को बता सकते हो, उस पार्टी का प्रचार करके भी आप जुड़ सकते हो. एक आइडियोलॉजिकली तो अलाइंड हो पहले आप. ये नहीं कि वरुण ने बोल दिया ये पार्टी ज्वाइन कर ली, युवराज ने बोल दिया वो पार्टी ज्वाइन कर ली. हम कौन है भाई बोलने वाले हैं. एग्जैक्टली. सपोज मेरे को लगा कि यार मेरे को इस एक्स पार्टी के साथ जुड़ना है. अब मेरे लिए मैं कैसे उनसे जुड़ूं? लाइक मैं उनके लोगों से जाके बात करूं, मिलूं, कैसे, क्या प्रोसेस होता है? सी एज आई सेड ना, सब इनके रैंक्स एंड फाइल जो पार्टी के होते हैं, तो दे हैव अ वेरी डाइवर्सिफाइड स्ट्रक्चर. और हर पार्टी का स्टूडेंट विंग होता है. हाँ. लेट्स से मैं बीजेपी का ही एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि रिलेटेबल है वो, और हम लोग उसी को बहुत अच्छा कवर करते हैं. तो बीजेपी का यूथ विंग इज भारतीय जनता युवा मोर्चा. लेकिन युवा मोर्चा में 18+ लोग होते हैं. अब आप बोलोगे स्टूडेंट पॉलिटिक्स, तो अगेन मैं बोलूँगा बीजेपी से अलाइंड है. ऑफकोर्स बीजेपी एफिलेटेड नहीं है, अलाइंड है. ABVP, आप DU में हो, ABVP ज्वाइन कर लो. एज एंड व्हेन आप प्रोग्रेस करोगे, कॉलेज लेवल से आपको स्टूडेंट लीडरशिप का अपॉर्चुनिटी मिलेगी. मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ. वन गाय दैट आई हैव बीन ट्रैकिंग फ्रॉम ईयर्स, ठाकुर शक्ति सिंह. वो व्यक्ति डूसू के प्रेसिडेंट थे.
और एबीवीपी के थे. राइट नाउ ही इज द नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ भारतीय जनता युवा मोर्चा. और उस बंदे की जो मास फॉलोइंग है ना, वो जहां अपनी गाड़ी रोक देगा वहां 500,000 लोग यूं ही खड़ा कर दे. और उन्होंने मुझे चैलेंज दिया, युवराज भाई 24 घंटा दो, रामलीला मैदान में 50,000 लड़के इकट्ठे कर सकता हूँ. तो ये उनका स्टूडेंट कनेक्ट है. इसमें कोई कास्ट वास्ट ये कुछ नहीं. अक्रॉस कास्ट लाइन्स, अक्रॉस सेक्ट, अक्रॉस कल्ट्स, बोले युवा स्टूडेंट्स आएंगे. तो प्लेटफॉर्म आपको एबीवीपी देता है. अभी बीजेपी के एक नेशनल जनरल सेक्रेटरी सुनील बंसल जी, वो यूपी से हैं, वो भी एबीवीपी के प्रोडक्ट हैं. एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, वो भी एबीवीपी के प्रोडक्ट हैं. तो जैसे एबीवीपी हो गया, उसी तरह कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जितनी भी वेरियस पार्टीज़ हैं, सबके स्टूडेंट यूनियंस, स्टूडेंट विंग्स होते हैं. फॉर इंस्टेंस कांग्रेस का है NSUI, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया. तो स्टूडेंट यूनियंस होते हैं, आप जा सकते हैं. बट सबसे पहली चीज़ ना, आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी, कौन सा आइडिया रिलेट कर पा रहे हो. जो भी आपका आइडियोलॉजीज हैं, जो भी आप चाहते हो कि देश में सुधरे, और वो पार्टी उस चीज़ पे सिर्फ बात नहीं कर रही, काम भी कर रही है, तो आप वो फिगर आउट करो. बट अब ये कैसे फिगर आउट करें, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे पार्टी सारे मुद्दों के बारे में बात कर रही है, बट एक्चुअल में किस में काम कर रही है, और सिर्फ काम नहीं कर रही, प्रोग्रेस भी हो रही है. ये कैसे फिगर आउट होता है? ये कैसे फिगर आउट होता है इज़ अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन टू बी आंसर्ड ऑफ कोर्स. बट इन शॉर्ट ऐसा है कि जो US पोलो का 5,000 का टी-शर्ट पहन के, दाढ़ी बढ़ा के, कर्म योगी बन के, PR मैनेजमेंट करके, जो भारत एक है उस भारत को जोड़ने के नाम पे सड़क के बीच में पुशअप्स कर रहा हो, जो भारत माता गंदी है उस पर चलूंगा तो मेरे पाँव प्रदूषित हो जाएंगे, ऐसे क्रिश्चियन पादरियों के साथ घूमता हो, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ घूमता हो, जिसकी फिजिक देख के, जिसको 53 की एज में आप युवा बोल के नेता मानते हैं, वो चॉइस मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा. और इसको काटना मत, रील्स का मटेरियल था. तो एनीवेज, मूविंग टू मेन क्वेश्चन. इसमें ऐसा है, मेन क्वेश्चन हमारा ये था कैसे देखना है. तो जैसे मैंने कहा, देखिए मैं बहुत एट द ऑनसेट क्लियर कर रहा हूँ, मैं बायस होकर बात कर रहा हूँ. हाँ, मैं वही बोलने वाला था कि मैं बायस होकर लोग ना कमेंट करेंगे कि मैं बायस होकर बात, आई टेल यू व्हाई. मैं एक बहुत धार्मिक बैकग्राउंड से आता हूँ और धर्म सर्वोपरि है मेरे लिए. अब प्रॉब्लम क्या है कि व्हेन वी ट्रांसलेट थिंग्स इनटू इंग्लिश और अदर लैंग्वेज, तो ट्रांसलेशन 100% फुल प्रूफ नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सबसे हमारा कॉमन वर्ड धर्म. धर्म का मतलब लोगों ने रिलीजन, कास्ट, वो सब बना दिया. धर्म को एक लाइन में कहे तो धार्यति इति धर्मः, मतलब जिसको धारण किया जाए वो धर्म होता है. अब धारण करना क्या? बच्चे को गोद में उठाना, समोसा हाथ में उठाना नहीं. आप अगर अपने पिताजी से मांग करते हैं कि पापा मेरे को पॉडकास्ट शूट करना, आई नीड अ मोबाइल, तो आपने अपना धर्म निभाया अपने पिता से मांग करके. क्या आपने मांगा, ठीक है, आपके राइट. आपके पापा आपको लाके देंगे, वो उनकी ड्यूटी, वो उनका धर्म. अगर मैं मेरी बहन या पत्नी की रक्षा करने का प्रयास करता हूँ तो ये मेरा धर्म है. इफ़ यू आर बीइंग नाइस टू मी और मैं आपसे गाली गलौज करूँ तो वो अधर्म है. लेकिन मैं इफ़ आई एम रेसिप्रोकेटिंग एंड बीइंग नाइस टू यू, ये मेरा धर्म हो गया. सो बेसिकली इट इज़ अ यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट जो सभी को लेके चलता है. सेलेस्टियल बातें करें ना अगर, तो हमने पढ़ा होगा स्कूल में, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. तो ये मून का धर्म है, ये सन का, ये अर्थ का धर्म है. जो तुम्हारे एक्चुअल ड्यूटीज है उसको करना, ड्यूटीज, वो धर्म है. राइट्स. अब इसमें इंटरेस्टिंग बात, मेरा एक टेक है, ये जो US चार्टर ऑफ इंडिपेंडेंस आया था जिसको हमने कॉपी किया संविधान में काफ़ी, लिबर्टी, राइट्स, इक्वलिटी, ब्ला ब्ला ब्ला, ये जितनी भी चीज़ें ना, उन लोगों का लेवल बहुत नीचे था, तो बड़े बड़े शब्द दिए, 1 2 3 4 5. हम लोग का एक अलग प्लेन था हमारा, हमने एक वर्ड दे दिया धर्म, बस. लिबर्टी धर्म है, इक्वलिटी धर्म है, फ्रेटर्निटी धर्म है. अब समाज में ताना बाना बना रहे, इक्वलिटी बनी रहेगी, हमारा धर्म है. इसके लिए लिबर्टी, इक्वलिटी, ब्ला 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 क्यों पढ़ना? अगर मेरी पत्नी मुझसे मांग रही है, उसका धर्म है, उसको देना मेरा धर्म है. मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूँ, ये मेरा धर्म है. तो ये धर्म होता है, और मैं धर्म के प्रति बायस्ड हूँ, क्योंकि धर्म है तभी बना रहेगा. नहीं तो पता चला मैं पॉडकास्ट में बैठ के गाली गलौज कर रहा हूँ आपके साथ, ये तो अधर्म हो गया. सर इसी धर्म की जब हम बात करते हैं, जब हम धर्म की बात करते हैं, तो इसमें ये भी आ जाता है कि हिंदू मुस्लिम बहुत कॉन्सेप्ट उठता है कि यार मोदी जी और बीजेपी एंटी मुस्लिम है, एंटी सिख है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती हैं, बहुत सारे ऐसे विवाद चलते हैं. नेशनल टीवी पे प्राइम टाइम पे ये डिबेट्स चल रही होती हैं. तो इसको कैसे हम समझें कि क्या सिर्फ मोदी जी की पार्टी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है? मैं बहुत ज़्यादा एक मीडिया की तरफ बात कर रहा हूँ, बट आई वांट टू नो कि इसके पीछे क्या रीज़न है, कि क्या मोदी जी को पसंद नहीं है ये चीज़ या क्या है? देखिए, बीजेपी
के साथ क्लोजली मैंने बहुत अलाइंड होकर काम किया है, एज इन ऑब्जर्व किया है, लिखा है, पढ़ा है उन पर। बीजेपी एक जीवंत संगठन है, एज इन एक लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, एलिगेशन है और मैं मानता हूँ कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी कही जाती थी, बीजेपी को बनाने में लाने में अपर कास्ट का काफ़ी रोल था, बट बीजेपी इज इवॉल्व सिंस देन। आज दलित हमारा प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, एक आदिवासी वनवासी महिला प्रेसिडेंट है मुर्मू जी, वंचित समाज से आए ओबीसी हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी। तो मुझे ये जो अपर कास्ट लोअर कास्ट ये हिंदुओं की पार्टी मुझे लगता नहीं है। दूसरा, आपने माइनॉरिटीज़ की बात की, यार मैं भी माइनॉरिटी हूँ बॉस, आई एम वन ऑफ द 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ बीइंग अ जैन, बट मैं सनातनी जैन हूँ। और राम मंदिर से लेके काशी अयोध्या का जो विवाद केस लड़ रहे हैं वो भी जैन है, और उनका नाम पे ध्यान दीजिएगा, विष्णु शंकर जैन, सन ऑफ शंकर जैन। तो धर्म एक है, मजहब बहुत सारे होंगे, धर्म एक है। दूसरी बात, व्हेन इट इज अबाउट माइनॉरिटीज़, तो देश में ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये मुसलमानों की अपीजमेंट कर रहे हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं करो, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक की अपीजमेंट करने में, तुष्टीकरण करने में दूसरे लोगों को आपने कितना डिस्क्रिमिनेट कर दिया? क्या हम लोग भारतीय नहीं है, हमारा हक नहीं है, मेरी भारत माता नहीं है, मैं भारत माता की जय नहीं बोलता, मैं टैक्स नहीं भरता, मेरे बच्चे यहाँ पे नहीं रहेंगे, मेरे पूर्वजों ने खून नहीं बहाया इस देश के लिए? तो वो एक चीज़ होती है। मुसलमानों का बड़ा मिसकंसेप्शन है। एक डेटा मैं साइट करना चाहता हूँ, मुसलमानों की आबादी देश में 14% है, लेकिन मोदी जी ने जो घर दिए प्रधानमंत्री आवास योजना, 14% इंडिया की पॉपुलेशन जो कि मुसलमान है उनको 31.3% घर आवास योजना मिले। तो मोदी जी से ज़्यादा मुस्लिम अपीजमेंट करने वाले कौन पीएम होंगे? 14% आबादी को आपने 31% घर दे दिए। दूसरा, एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इंटरेस्टिंगली 33% इसके लाभार्थी मुसलमान हैं। दूसरा, एक चीज़ है, मुसलमानों में लड़कियां एज ए कंप्लीट द ग्रेजुएशन, विवाह निकाह शादी के लिए उनको 51,000 की राशि मिलती है, नो क्वेश्चन आस्क्ड। उस प्रोग्राम का नाम क्या है? पीएम शादी शगुन योजना। आप मुस्लिम गर्ल हो, आपकी एज हो गई शादी की, 51,000 ले जाओ, नो क्वेश्चन आस्क्ड, पीरियड। इतना इन्होंने मुसलमानों के लिए किया। दूसरा, इंटरेस्टिंगली सेक्युलर गवर्नमेंट मनमोहन सिंह की जब गई थी तो उन्होंने 1 करोड़ माइनॉरिटी के बच्चों को स्कॉलरशिप बांटी थी। मैं बात कर रहा हूँ 2013-14 की, जब वो गए थे। मोदी जी आए, मोदी सरकार 1, टुवर्ड्स द एंड ऑफ मोदी सरकार 1, 1 करोड़ स्कॉलरशिप को 2.5 करोड़ कर दिया। जैसे ही मोदी सरकार 2 आई, मोदी जी ने आते सबका विश्वास नारा जोड़ दिया और 2.5 करोड़ को 5 करोड़ कर दिया। सो व्हेन आई कंपेयर मोदी जी विद द लॉस्ट डेकेड जो MMS का था, भाई साहब 1 करोड़ की जगह 5 करोड़ माइनॉरिटी के लोगों को स्कॉलरशिप मिल रही है और आप कहते हो कि एंटी माइनॉरिटी है। वेयर इज़ द लॉजिक इन दिस? दूसरा, सिखों की बात करते हैं तो हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में सिखों को टायर से बांध के कैसे जलाया था मारा था ये देश ने देखा है, और उन लोगों को टिकटें दी जा रही है, पार्टी में पोस्ट दी जा रही कांग्रेस द्वारा। तीसरा, करतारपुर साहिब कॉरिडोर किसने बनाया? ये प्रश्न का उत्तर मेरे को देने की कोई आवश्यकता नहीं है, एवरीबडी नोज इट। चौथा, अफगानिस्तान में जब साइंटिफिक मजहब के लोग पंखे से लटक के एयरक्राफ्ट के ऊपर से टपक टपक के मर रहे थे, जो साइंटिफिक बुक को मानते साइंटिफिक लोग हैं, उस टाइम आपको मालूम हो तो ग्रंथ साहिब की कॉपी सिर पे उठा के हरदीप सिंह पुरी, जो कि खुद एक प्राउड सिख इंडियन है, वो लेके आए थे भारत में। चौथा, मुझे याद नहीं कि ऐसा कोई साल गया हो जब मोदी जी अमृतसर ना जाते हो। हर साल एक फोटो एक वीडियो देखता हूँ, गुरुद्वारे में जाते हैं और सेवा दे के आते हैं, लंगर दे के या लंगर लेके आते हैं। अब आप बोलते हो ये बंदा एंटी सिख है, ये मतलब मुझे बातें इसमें लॉजिक में ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। गॉट इट। एज अ मीडिया आई वांट टू नो कि व्हाट वेंट रॉन्ग। मोदी जी का आपने बहुत अच्छे से समझाया कि वो एंटी सिख नहीं है, उनको कोई ये सारी चीज़ें नहीं है, एंड आई फील खालिस्तान इज़ एन इशू एज अ भारत। मैं ये एज एन इंडियन, एज एन भारतीय, मैं ये देखता हूँ कि यार मेरे देश को कुछ नहीं होना चाहिए, डिवाइड नहीं होना चाहिए, और जो लोग भी, चाहे वो कोई एक हिंदू उठ के ही बोले ना कि यार ऐसा होना चाहिए, तो मेरे को नहीं पसंद, मेरे को सबको साथ लेके चलना पसंद है। तो ये चीज़, सो क्यों ऐसा हो गया कि एकदम से इतनी बड़ी कम्युनिटी जिसने देश के लिए इतना कुछ किया है, हमेशा आगे आके खड़ी हुई है, जब भी कोई मुसीबत आई है अपने छाती चौड़ी करके अपनी छाती पे वार खाए हैं, उस कम्युनिटी को एकदम से प्राइम मिनिस्टर के से क्यों इतनी दूरियां हो गई? व्हाट वेंट रॉन्ग? आपने काफ़ी सारे बातें डाल दी। पहली बात, आपकी तरह हम सबको लेके चलना है। जब हम वासुदेव कुटुंबकम बोलते हैं तो वी आर अ फैमिली, कोई अलग नहीं है। दूसरा, सरदार अर्थात सिख हिंदुओं से अलग नहीं है। टू द बेस्ट दैट आई नो, कि घर पे मैं दुबला पतला हूँ
और आप हट्टे कट्टे हो, तो एक घर का बड़ा लड़का हट्टा कट्टा जाता था खालसा पंथ में ताकि धर्म की रक्षा कर पाए, अगेन मजहब की नहीं, धर्म की रक्षा कर पाए। किससे? इस्लामिक बर्बरता आक्रांताओं से। सो दिस थिंग इज वेरी क्लियर। ये एक हो गया। तीसरा, क्या आपने जो बोला, आपकी बात से मैं डिसएग्री करता हूँ, हर सिख खालिस्तानी नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, आई नो, अभी आपने मेरी टीम में देखा है कि हम लोग है ना, सो ये चीज़ क्लियर है। बट आई वांट टू नो कि दूरियां कैसे आ गई कि बहुत सारे लोगों को, खालिस्तान वाला पॉइंट हम बाद में लेंगे, हम पहले ये पॉइंट समझते हैं कि सिख कम्युनिटी को क्यों इतना दूरियां हो गई बीजेपी सरकार से। ऑनेस्टली मुझे लगता है दूरियां मुझे नहीं लगती इतनी, मैं आपको आई टेल यू व्हाई। हाँ, दूरियां मुझे नहीं लगती, बट एक क्वेश्चन ये हो सकता है काउंटर के, भाई दूरियां नहीं है तो पंजाब में वोट क्यों नहीं मिल रहा उनको? हाँ, ये हो सकता है। ये देखिए क्या होता है ना, एक टेंडेंसी होती है, एक इंडिविजुअल होता है, एक ग्रुप होता है। व्हेन आई टॉक अबाउट अ ग्रुप, सिक्स एज ग्रुप माइनॉरिटी है, नॉट इन इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब। माइनॉरिटीज जो होते हैं ना, उनको एक फियर होता है, और माइनॉरिटीज की फियर मॉन्गरिंग होती है, ये पॉलिटिक्स है। और फिर माइनॉरिटी क्या करती है, जवाब में कॉन्सोलिडेटेड रहती है। आई गिव ए वेरी क्विक एग्जांपल। इंडिया में हम हिंदुओं की बात करते तो ये अलग है, ये अलग है, अलग अलग होके मेरा ये, मैं हरे रामा, मैं हरे कृष्णा, मैं वैष्णव, मैं शैवाइट, अलग होते हैं। बट आप जब देखोगे मोदी जी अब्रॉड जाते हैं, वेदर इट इज़ यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, वेदर इट इज़ द स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आप देखो कि कितनी ग्रैंड इवेंट्स होती है और मोदी जी को मिलने आते हैं हिंदू, कितने यूनाइट होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो लोग हिंदूज हैं, वहाँ पे वो माइनॉरिटी हैं, तो वो कॉन्सोलिडेटेड रहते हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल वाली थियरी, सिंपल सी, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो क्या है ना कि सिख माइनॉरिटी है, फेयर मॉन्गरिंग होती है, उनको सताया डराया जाता है कि ये मेजोरिटी है, ये तुमको सप्रेस करेंगे, ऑप्रेस करेंगे। याद है इमरजेंसी में क्या किया था? याद है मंदिर में क्या किया था अमृतसर में 1984 में क्या होता है? याद है? तो डराया जाता। तो फेयर मॉन्गरिंग पॉलिटिक्स का पार्ट है, ये पॉलिटिशियंस करते हैं। और इसीलिए ये नहीं, आप कोई भी माइनॉरिटी देख लो, वो मुसलमान हो उनको भी डराया जाता है, सिख हो उनको भी डराया जाता है। फॉर्चुनेटली जैन्स एंड पारसी पढ़े लिखे हैं, तो वो उनको डराया नहीं जाता क्योंकि वो झांसे में नहीं आते हैं। लेकिन जो नियो बुद्धिस्ट हैं उनको भी डराया जाता है। जो पेरियार और अंबेडकर, उनको भगवान बना के खड़ा कर दिया और उनके सामने दिखाया कि हिंदू भगवान छोटा और ये पेरियार अंबेडकर बड़े और हम हिंदू नहीं हैं, उनको डराया जाता है। ये है राजनीति। तो सिख मुझे नहीं लगता कभी हमसे दूर थे, वो हमारा अटूट हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। और मैं रिलीजन का, स्क्रिप्चर्स का तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट समवन टोल्ड मी कि 100 बार या उससे ज़्यादा हरि या राम का बार उनका नाम मेंशन है सिखों के ग्रंथों में। राइट, नाइस, ओके। सो अभी करंट सिचुएशन में अब इलेक्शन आने वाले हैं, व्हाट यू थिंक कि कैसे जाने वाला है, क्या होना चाहिए क्या नहीं, थोड़ा सा मेरे को उसके बारे में जानना है। बाय फार एज आई एम कंसर्न, सो फार एज आई एम कंसर्न, इलेक्शन इज अ क्लिंचर, वो बीजेपी के पास ही है। तो उसमें आप क्या जानना चाह रहे हैं? इसमें मुझे कोई डिबेट नहीं दिख रही, फिर भी आप क्या जानना चाह रहे हैं? डिबेट नहीं, आई वांट टू नो कि कैसे अब पार्टी का क्या मूव रहेगा, कि एक पार्टी कैसे काम करती है जब इलेक्शन के टाइम पे बहुत ज़्यादा पब्लिक अपीलिंग होती है, सारी चीज़ों में वो दिखने लगते हैं, तो इसके पीछे क्या सारी चीज़ें अब प्लान हो रहे हैं। लाइक आपको थोड़े से इनसाइट्स पता है कि अब पार्टी अब क्या करने वाली है इस साल पूरा? बेसिकली व्हेन आई लुक एट बीजेपी, तो बीजेपी के पास एक नेता है, एक नीति है। नीति उनकी बड़ी क्लियर है। बीजेपी इज अ कैडर ओरिएंटेड, आइडियोलॉजिकली हम बोल सकते हैं कि आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड पार्टी। देखिए कैसा है उनका, एक क्लियर है, इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय। अंत्योदय एज इन जो लास्ट कड़ी पे खड़ा आदमी ना, उस तक हमारा डिलीवरेबल्स पहुंचना चाहिए। तो डिलीवरी एंड डिलीवरेबल्स पे फोकस करती है अंडर द एबल स्टीवर्डशिप ऑफ पीएम मोदी। एंड व्हेन आई सी कांग्रेस, तो कांग्रेस इज कम्प्लीटली रडरलेस, अर्थात उसका कोई नेता नहीं, नीति नहीं, डायरेक्शन नहीं। वो यूपी में गए तो दीदी ने बोल दिया लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। भाई साहब, हिमाचल में आपकी सरकार है, ठीक है, कर्नाटक में आपकी सरकार है, दोनों मिला के 46 मिनिस्टर्स हैं, कितनी महिला मंत्री बनाई मालूम है? एक। तो वहाँ लड़कियों लड़ सकती हूँ, कर्नाटक में लड़की नहीं लड़ सकती। मतलब आपने ये बोल दिया कर्नाटक की लड़कियाँ या आपकी हिमाचल की लड़कियाँ कमज़ोर है, लड़ नहीं सकती, तो आपकी कोई पॉलिसी नहीं है। और उसको कंपेयर मैं करता हूँ कि अगर मोदी जी जो कल विमेन रिजर्वेशन लेके आए, तो ये चीज़ आपके व्यूअर्स के एडवांटेज के लिए बता रहा हूँ, वो केवल सेंटर का नहीं है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इतना इतना रिजर्वेशन होगा, वो अक्रॉस द स्टेट काम करेगा। नॉन बीजेपी स्टेट है जैसे तमिलनाडु, आंध्रा, तो वहाँ भी वो लेजिस्लेशन काम करेगा। तो 33% फ्लैट रिजर्वेशन दे दिया, तो ये एम्पावरमेंट होता है। सो बेसिकली लोग बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, बीजेपी का फंडा है विमेन लेड एम्पावरमेंट, तो वो बहुत अच्छे से काम करती है। मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे एक
पूर्व पत्रकार हैं, बेरोजगार पत्रकार, आज यूट्यूबर बने बैठे, बड़ा नाम है उनका, मैं उनका बड़ा फैन रहा हूँ, रवीश कुमार जी। अब जब बीजेपी ने ये बोला कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से भारत का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया, अरे यार भाई साहब इतने फ्री थे, अब फ्री हैं, बेरोजगार है, तो उन्होंने कहाँ से 4 गाँव ढूंढ लिए, ये देखो यहाँ के 4 गाँव, यहाँ बिजली नहीं आ रही। हो सकता है वो 4 गाँव रह गए होंगे, लेकिन जब 100% इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते तो उसका मतलब क्या होता है कि हम जहाँ बैठे हैं ना, यहाँ एक मेन ग्रिड है, उस ग्रिड तक करंट आ गया, हो सकता है उस ग्रिड से आपके जोन तक, आपके फेस तक ना आया हो, ये चीज़ें हो सकती है, होता है, क्योंकि ये मोदी नहीं कर रहा, ये यहाँ का इलेक्ट्रिक बोर्ड करेगा, वो अपने अधिकारी को बोलेगा, अधिकारी चेयरमैन को बोलेगा, चेयरमैन मिनिस्टर को बोलेगा, मिनिस्टर सीएम को बोलेगा, सीएम पीएम को बोलेगा। तो इसमें कम्युनिकेशन गैप कहीं आ सकता है, लकूना हो सकता है, लेकिन आपने तो एक पूरा वीडियो बना दिया, 4 गाँव में बिजली नहीं आ रही और मोदी जी ने कहा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, तो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन आगे पीछे हो सकता है, नो डाउट, बट डिलीवरेबल्स पे फोकस कर रही बीजेपी, और दृढ़ होके जो बोलते हैं ना, जिसको अनसीजिंग, रिलेंटलेस होके कि हमको यही करना है बॉस। और यहाँ मैं कांग्रेस को देखता हूँ तो कहीं पे फ्री भी बांटना है, कहीं पे उनके नेता बोलते हैं कि हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू इज़ अ पेजोरेटिव टर्म, कहीं वो बोलते हैं कि जो धर्म जातिवाद होता है, डिस्क्रिमिनेटरी होता है, उसको तो ख़त्म कर देना चाहिए, तो वहाँ वो ये बात करते हैं। एमपी में उनके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रहे, जो सिखों को टायरों से जलाने के लिए बड़े प्रख्यात है मीडिया में, वो व्यक्ति वहाँ पे बाबा बागेश्वर के चक्कर काट रहे हैं कि बाबा जी का प्रोग्राम हमको कराना है। तो यहाँ पे इनकी पॉलिसी में कॉन्स्टेंसी कहाँ है, कोई चीज़ में ना नीति ना नेता, कुछ भी नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी जी अभी प्रेसिडेंट नहीं है, कुछ महीनों पहले तक वो सांसद भी नहीं थे, थैंक्स टू माय फ्रेंड, मेरे सूरत के एमएलए जिन्होंने उनको हटवाया था। अब वो व्यक्ति जो कहीं नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीच में आता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन साइड में खड़ा, पार्टी का प्रेसिडेंट साइड में खड़ा, तो ये कौन सी डेमोक्रेसी हो गई भाई? हाय गाइस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, जल्दी से बताना आया हूँ, सब्सक्राइब कर लो। 93% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और पॉडकास्ट देख के एंजॉय करके चले जाते हैं, भूल जाते हो। आई नो पॉडकास्ट अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, फ्लो में आ जाते हो, तो इसलिए बीच में आ गया। सब्सक्राइब कर लो, सॉरी, कंटिन्यू। तो वो एक पार्टी है। आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो वो पंजाब का मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का पीए बन के घूम रहा है। वो कोई भी पार्टी से हो, लेकिन वो मुख्यमंत्री सर, उनको रिस्पेक्ट, एक उनकी रिस्पेक्ट होती है। गुजरात में चुनाव था ना, तो गुजरात में 50,000 बूथ है, इतना आम आदमी के पास कार्यकर्ता ही नहीं गुजरात में, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पंजाब की गाड़ियाँ, मोहाली चंडीगढ़ की गाड़ियाँ हमारे घूम रही थी, पंजाब से कार्यकर्ताओं को आउटसोर्स करके बुलाया। अब ऐसे कैसे चुनाव लड़ेंगे? पंजाब से पैसा ले लेके यहाँ पे डाल रहे हैं, और पंजाब में सरकार बनती है, हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। चौथे दिन 50,000 करोड़ की मांग कटोरा लेके भगवान मान साहब ने सेंटर से की कि हमको पैसा दो, लोगों को देने की सैलरी नहीं है हमारे पास। तो कौन सी नीति हो गई आपकी है? तो पॉलिसी तो किसी को सोचना पड़ेगा। अब मैं यूथ बन के देखता हूँ कि मैं सेंट्रिस्ट हूँ, ठीक है, जहाँ बीजेपी गलत है मैं उनको भी ठोकने का प्रयास करता हूँ, जहाँ कांग्रेस गलत है उनको भी ठोकने का प्रयास करता हूँ। ठोकना एज इन हम पढ़ के, लिख के, बोल के अपनी बात पहुँचाने का प्रयास करते हैं, तो वो हम करते हैं, लेकिन कहीं तो पॉलिसी क्लैरिटी होनी चाहिए। बीजेपी चल रही है अपनी पॉलिसी पे। अच्छा, एट टाइम्स हो सकता है कि बीजेपी शायद उनकी बात लोगों को समझ ना आए, लेकिन वो स्टेट फास्ट होकर चलती है। जैसे फार्म लॉस का देख लो, उन्होंने स्टेट फास्ट होकर चला, लेकिन द मोमेंट खालिस्तानी एलिमेंट स्टार्टेड अपीयरिंग इन द नेशनल पिक्चर, तो उन्होंने सरकार का जो डिसीजन उसको रिट्रैक्ट भी किया जनता के हित में। तो मुझे लगता है उसके लिए बहुत बड़ी ग्रेस चाहिए। एक बहुत बड़े लेवल पे ओपिनियन ये भी आ रही थी कि वो हटाना ही था, और अब उसमें एलिमेंट घुसाया जा रहा है खालिस्तान मूवमेंट का, सो दैट कि एक ढाल बन के इसको हटा सके। सो ये भी एक काउंटर ओपिनियन आ रही थी बहुत ज़्यादा। चलो, मैं आई वॉज नॉट वॉन्टिंग टू स्पीक ऑन दिस, बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, आई एम नॉट श्योर कि कोई लीगल एफआईआर मेरे को आपको है कि नहीं, अब सुनी कर ही लेते हैं बात। मैं काट दूंगा। फार्म लॉज लेके आए थे, अच्छे से लेके आए थे, और कांग्रेस का जो 2019 का इलेक्शन मैनिफेस्टो है, गूगल पे आपका ऑडियंस डाउनलोड कर सकता है उसको, उसमें लिखा था विल ब्रिंग एपीएमसी एक्ट, विल रिवोक द एपीएमसी एक्ट, अर्थात मंडियां हटा देंगे, मार्केट को फ्री कर देंगे, कोई कहीं भी बेच सकता है। ये कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था, कहाँ पे? नेशनल इलेक्शन में। आम आदमी पार्टी ने प्रॉमिस किया था पंजाब इलेक्शन में। रिटर्न मैनिफेस्टो बॉस, आई मे बी अ लायर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, ये रिटर्न मैनिफेस्टो है। लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ, कॉन्ट्रारी टू द पॉपुलर ओपिनियन, बीजेपी नैरेटिव स्ट्रांगली नहीं गढ़ पाती अपना। कुछ हो सकता है, कुछ एंकर्स हैं जो प्रबुद्ध होंगे, आपको लगता होगा कि ये लगता होगा आपको कि मोदी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। व्हेन इट कम्स टू मीडिया, व्हेन इट कम्स टू नैरेटिव, कांग्रेस जितना पैसा, कांग्रेस जितना जो मैकेनिज्म है, किसी के पास नहीं है। आम आदमी पार्टी भी बहुत एड्स देती है, उसके तो खैर दुनिया भर की आरटीआई पे आरटीआई निकली हुई है, 1-2 आर्टिकल तो मैंने लिखे हुए हैं,
मतलब इतू सी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जितनी आपकी सरकार है और 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, कहाँ से इतना ऐड लाते हैं लोग? मैं गुजरात से बैठे बैठे गुजरात के नंबर 1 पेपर में फ्रंट पेज पे ऐड देखता हूँ हिंदी में, गुजराती पेपर में फ्रंट पेज की ऐड, वो ऐड नहीं करके भी कम से कम एक पेपर की बात कर रहा हूँ 50, 55, 60 लाख की होगी। अब आप देख लीजिए ऐसे 10 पेपर 5-5 करोड़ की ऐड एक दिन में एक राज्य में जारी है। कितने राज्य है? 30 है, 25 है, 20 है, चलो 20 पकड़ लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लो 5 करोड़ इंटू 20, भाई साहब 100 करोड़ एक ही दिन में। तो ये क्या विकास हो रहा है आप लोग जानो। मुझे लास्ट आई चेक लेटरिन बाथरूम वो कमोडो को दिखा के उन्होंने बोल दिया क्लासरूम है। करेक्ट। मेरी इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है इन सारी चीज़ों में, बट मैं थोड़ा थोड़ा समझ पा रहा हूँ। करेक्ट। हाँ, ओके। सो आपसे मेरे को बहुत कुछ जानने को मिल रहा है बीजेपी के बारे में। आई वांट टू नो कि एज अ मीडिया आपने क्या क्या आपको ऐसा लगता है जो बीजेपी गलत कर रही है, या फिर जो बीजेपी अच्छे से नहीं कर पा रही है बट ओवर प्रॉमिस कर रही है? क्या एक नेगेटिव साइड भी मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक सेंट्रिस्ट हो, एक मीडिया हाउस हो। मैं मीडिया हाउस नहीं हूँ, सॉरी टू करेक्ट यू। हाँ, मीडिया के साथ काम करता हूँ। देखिए, व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी लेवल, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इट्स ऑल गुड। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे, सब खुश रहे, सब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि पार्टी का जो जेनेसिस था, तथाकथित अपर कास्ट की पार्टी, तथाकथित हिंदुओं की पार्टी, और थोड़ा सा हिंदुओं के लिए जो एफर्ट्स है ना उसको कंसंट्रेट करना है, तेज़ करना है। मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ। हमारे लर्नेड फ्रेंड है प्रोफेसर डॉक्टर आनंद रंगनाथन, उन्होंने एक बहुत प्यारी बुक लिखी है, हिंदूज इन अ हिंदू राष्ट्र। वो उनका ये क्रक्स है बुक का कि हम लोग सेकंड क्लास नहीं 8th क्लास सिटीजन बन के रह रहे हैं। 8th क्लास, सेकंड क्लास भी नहीं, 8th क्लास की उन्होंने 8 पॉइंट गिनाए। मैं 8 तो नहीं, पूरी बुक मैंने नहीं पढ़ी, मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ। उनका ये मानना है और मैं रेजोनेट करता हूँ कि ये दिस इज गोइंग रॉन्ग विद बीजेपी, और ये रॉन्ग एज इन बीजेपी हैज़ द बिगेस्ट रूम टू इम्प्रोवाइज, क्योंकि हिंदुओं के लिए कोई कुछ कर सकता है। एंड व्हेन आई से हिंदू, मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा, हमारा कल्चर, हमारा सिविलाइजेशन, हमारी रेस, हमारी सभ्यता और हमारी मेजॉरिटी देश की। माइनॉरिटी को खुश करने के चक्कर में मेजॉरिटी को नाराज नहीं कर सकते हम, क्योंकि एक को खुश करना अच्छी बात है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट अनदर। तो उन्होंने बोला कि इट इज़ नथिंग बट स्टेट स्पॉन्सर्ड एपरथाइड, छुआछूत स्टेट स्पॉन्सर्ड है। अब हम बात करते हैं हिंदू टेम्पल्स की। हिंदू टेम्पल जो थे, एजुकेशन, आर्ट, डिफेंस, इकोनॉमी, सोशल बॉन्डिंग, ये पॉडकास्ट मंदिरों पे बाहर बैठ के लोग करते थे, कैमरा के बिना बात करते थे। तो और कल्चर, आर्ट, हेरिटेज, मंदिर सबका सेंटर था। मंदिर मतलब गए, जय जय कर दिया, तिलक लगा दिया, नहीं, मंदिरों में इतना सब होता था। भाई हम बैठे, यार वरुण अच्छा लड़का है, चलो मेरी बहन का रिश्ता दे दो, बात कर लो, धंधे की बात कर लो, बिजनेस की बात करो। वहाँ पाठशाला होती थी, वेद गुरुकुल होते थे, सब खत्म हो गया। तो मंदिर जो है, वो मंदिर हमारे सिविलाइजेशन का क्रक्स रहा है। मंदिर को रिवाइव करेंगे तो हिंदुत्व रिवाइव होगा। हिंदुइज्म मैं नहीं मानता, मैं हिंदुत्व बोलता हूँ उसको, वो रिवाइव होगा। लेकिन हो क्या गया, मंदिरों पे स्टेट कंट्रोल्ड है। फॉर इंस्टेंस, एक ऐसा मंदिर है तमिलनाडु में, आई एम मिसिंग द नेम, एक साल में 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू होता है चढ़ावे से। वो पैसा कहाँ जाता है? सरकार लेती है। इंटरेस्टिंगली वही सरकार उस मंदिर को, जो डेली पूजा होती है, पूरे साल की 365 डेज की डेली पूजा का एनुअल बजट कितना देती है? 1 लाख। सो आप 1 करोड़ कमा रहे हो, 1% उसको 1 लाख दे रहे हो। आपने कितना डिस्क्रिमिनेट किया। तमिलनाडु की बात कर रहा हूं, वहां लगभग 36,000 मंदिर हैं जो स्टेट कंट्रोल्ड है, और पूरे भारतवर्ष में 1,10,000 मंदिर है जो स्टेट कंट्रोल्ड है। और मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं लाइक कैट्स एंड डॉग्स, इतना रेवेन्यू आता है। अगर वो मंदिर बीजेपी चाहे तो कर सकती है, क्यों नहीं कर रही, कब करेगी, बीजेपी जाने, करना चाहिए उनको। स्टेट कंट्रोल से हटा के अगर उसका कंट्रोल मंदिरों को खुद दे दे, तो मंदिर वो पैसा 99 लाख जो सरकार खा रही है या सरकार रख रही है, वो पैसा मंदिर अपने डेवलपमेंट में लगाएगा। चलो 1 लाख की जगह 50 लाख लगाएगा, डेवलपमेंट करेगा, और लोग आएंगे और पैसा देंगे, और मंदिर बड़ा होगा और डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ से स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बहुत कुछ बन जाएगा, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा में बोलते हैं कम्युनिटी बेस्ड मॉडल, कम्युनिटी मॉडल बन जाएगा। लेकिन वो हम कर नहीं पा रहे हैं। इतने 36,000 मंदिर तो तमिलनाडु में, और 1,10,000 मंदिर इंडिया में जो सरकार दबा के बैठी है। आप कोई भी मंदिर ले लो, वैष्णो देवी ले लो, शिरडी साईं बाबा ले लो, कोई भी मंदिर ले लो, स्टेट दबा के बैठी उसको। एंड ऑन द कॉन्ट्रारी, गुरुद्वारा, वहाँ अलग कमेटी होती है। दरगाह, माइनॉरिटीज़ है ना, तो वहाँ कमेटी, अर्थात वहाँ का मंदिर या वहाँ का दरगाह या वहाँ का मज़ार वो कम्युनिटी चलाएगी, सरकार का हस्तक्षेप नहीं, पूरा का पूरा मैनेजमेंट उनका, पूरा का पूरा पैसा उनका।
सरकार का कोई कंट्रोल नहीं। तो ये हिंदूज के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों? उसी तरीके से आप देखोगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, मंदिर था कोई बात नहीं, अब मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये बोलता है कि जब देश आज़ाद हुआ था, जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एनेक्टमेंट हुआ था 1991 में। ओके 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था पॉलिटिकली, उस टाइम अगर ज्ञानवापी में मस्जिद था तो मस्जिद ही रहेगा, उसका कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। तो आज जो लड़ाई चल रही है उसके कैरेक्टर को डिटरमाइन करने की कि वो हिंदू प्लेस था, ठीक है, लेकिन आप उसको हिंदू मंदिर नहीं बना सकते, वो मस्जिद ही रहेगा। तो यार ये तो क्या बात हो गई, मैं आपके घर पे आके आपको मार के जा रहा हूँ और आप मेरा फोटो लगा रहे हो कि भैया युवराज जी आए थे, वो मेरे पे थूक के गए, लेकिन ये लाल गाल थूक ये रहेगी हमेशा उनके प्यार की निशानी। ये हो गया। वक्फ बोर्ड, इंटरेस्टिंगली इस्लाम केम इनटू एग्जिस्टेंस सम अबाउट 1400 ईयर्स अगो। तमिलनाडु में ऐसा मंदिर है जो 1700 साल पुराना है, लेकिन उस मंदिर को वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर लिया है। ये कैसे पॉसिबल है? मैं पैदा हुआ उसके पहले बोल रहा हूँ कि मेरे दादा का बाप मैं हूँ, तो 1700 साल पुराने मंदिर को इस्लाम ने क्लेम कर लिया कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। और शेमिंगली उस मंदिर का रेवेन्यू में से एक बहुत हेफ्टी चंक हमको वक्फ बोर्ड को देना पड़ता है कि भैया लो भैया तुम्हारी ज़मीन है, हम क्या करें। आधी दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कहा जाता है, मालूम है आपको? आधी दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। आप नगर निगम को पैसा देते हो लेकिन वो वक्फ बोर्ड को देती है। आधी दिल्ली कहा जाता है। और हवा में बात नहीं कर रहा, कोई भी आपका ऑडियंस इंक्लूडिंग यू गूगल पर डालो, हाफ ऑफ द दिल्ली इज वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी, हाफ नहीं शायद ज़्यादा भी हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कहाँ का हम शुरू करेंगे? प्लेसेस ऑफ वर्शिप हो गया, वर्क फैक्ट हो गया, RTE राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन का बड़ा हल्ला मचाते दिल्ली के लोग। राइट टू एजुकेशन आपको मालूम है क्या है? क्लास 1 से क्लास 8 प्राइमरी बेसिक एजुकेशन, जिस पे कहा जाता है कि हर किसी का हक होना चाहिए, वो DPS हो, सरकारी स्कूल हो, कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, 25% सीट उनको गरीब बच्चों को देनी पड़ेगी अंडर RTE, जिसमें देनी मतलब देनी, कोई पैसा नहीं लेना, कुछ नहीं, 25% मिनिमम, ज़्यादा चाहिए तो उनका बड़प्पन है, मिनिमम 25% उनको देनी है। दिस इज़ RTE। लेकिन इसमें भी अगर हम बात करते हैं माइनॉरिटीज़ की, तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, लेट अस से सिखों की स्कूल, मुसलमानों की स्कूल, बौद्धों की स्कूल, पारसियों की स्कूल, जैनों की स्कूल, वहाँ उनको 25% नहीं देना। सो जस्ट बिकॉज मैं जैन कम्युनिटी से हूँ या मैं मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ या कोई भी माइनॉरिटी से हूँ मैं, तो मुझे 25% सीट मेरी नहीं देनी, लेकिन उनको देनी है क्योंकि वो हिंदुओं की स्कूल है, वो जनरल स्कूल है। तो आपको नहीं लगता ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया? स्टेट सैंक्शन डिस्क्रिमिनेशन हो गया ये। तो बेसिकली बोला जाता है कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, बोला जाता है और हिंदुओं के साथ ही गलत। हिंदुओं की पार्टी थी, लेकिन उनसे मैं ये नहीं बोला उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बहुत किया है बीजेपी को, और मैं मानता हूँ कि वो शायद हमने कभी सपना नहीं देखा था। ऑन अ लाइटर वेन, मैं आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड था 5 अगस्त 2019 को, और ऐसे कि व्हाट्सएप पे देखा 370 हिस्ट्री, मैंने लाइव देखा। भाई साहब, मोटा भाई पार्लियामेंट से खड़े हैं, नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में है, और आर्टिकल 370 हटा दिया। मैं फुल ऑन वैकेशन मोड में आउट ऑफ इंडिया था, बीच में बैठा था, और मैं वहीं रुमाल निकाल के रोने लग गया कि ये हो रहा है, मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। तो इन्होंने बहुत कुछ किया है। राम मंदिर के लिए भी मैं इनको श्रेय देता हूँ। लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, बॉस सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट जो एक पक्षधर होती है, उनको हलफनामा, एक एफिडेविट देनी पड़ती है कि आपका क्या पक्ष है। उन्होंने प्रो मंदिर पक्ष दिया, और ऑन द कॉन्ट्ररी 2007 में ASI को तब की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने बोला था कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो काल्पनिक है, मिथ्या है, कोई कैरेक्टर है नहीं राम, ये तो ऐसे हवा बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो बीजेपी ने बहुत कुछ किया है, बट what I believe is the biggest room in the world is a room for improvisation। अभी बहुत कुछ करना है इनको, अभी तो शुरुआत हुई है बॉस, बहुत करना है अभी तो। करेक्ट, नाइस। कृषि, आप मिले हो कभी मोदी से? यार ये आई प्रीफर नॉट टू आंसर, बट ये है कि मैं गुजरात का बैकग्राउंड है मेरा, तो अहोभाग्य मिले हैं मुझे, सौभाग्य मिले हैं। और मेरी जब वेडिंग हुई थी 2019 में, तो उस दौरान भी मोदी जी ने बहुत प्यारा कस्टमाइज कार्ड बना के दिया था, जिसकी मीडिया में हेडिंग चली थी कि पोखरनाथ कार्ड इंस्पायर्स मी टू वर्क हार्डर, PM मोदी। गॉट इट। सो आई वांट टू नो, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है उन जिस हिसाब से वो लीड करते हैं, और मैं बहुत सारे लीडर्स को फॉलो करना पसंद करता हूँ कि सो दैट कुछ भी एक एसेंस मेरे में आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। सो आई वांट टू नो कि अगर आप उनको जितना आप पढ़ते हो, उनकी सारी राजनीति, कूटनीति, सारी चीज़ें, तो आपको क्या लगता है कि वो कैसे सोचते हैं? लाइक आई वांट टू नो, एक पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ जो आपका हो। देखिए, एक पॉलिटिशियन के देर आर मिलियड ऑफ कैरेक्टर्स। अगर मैं पहले बात करता हूँ पॉलिटिक्स की,
तो एक युवा होने के नाते मैं या कोई भी चाहते कि पॉलिटिक्स को कैसे ऑब्जर्व करना, कैसे अंदर आना, तो 2 पी चाहिए पॉलिटिक्स में। ये 3 पी का तिकड़ा है पॉलिटिक्स में। आपको पेशेंस एंड परसिवियरेंस चाहिए, तो ये 3 पी का तिकड़ा है। बहुत पेशेंस चाहिए। अब बात करते हैं मोदी जी की। व्यक्तिगत लेवल पे बहुत शालीन है, सज्जन है, भले हैं, काइंड है। उनकी मेमोरी ऐसी है कि 20 साल पहले भी आपको मिले होंगे और आप बोलोगे सर मैं वरुण, हाँ मेरे को पता है वरुण तेरा पॉडकास्ट कैसे चल रहा है, तू ये बोल। तो ये ना, ये लोगों को टच हो जाता है। आज भी इलेक्शन टाइम पुराने कार्यकर्ताओं को फ़ोन करते हैं, हेलो अरे साक्षी से बात करा, मैं चौंक जाता हूँ, प्रधानमंत्री फ़ोन कर रहा है, ये नहीं बोल रहा युवराज तू बात कर, हाँ बेटा साक्षी को फ़ोन दे। तो आपको कनेक्ट होता है कि भाई ये तो घर के बड़े की तरह बात कर रहे हैं, कि सीधा मेरी वाइफ से बात करने बोल रहे हैं, राम से बात कर रहे हैं, तेरे बेटे से बात कर रहे हैं, सीधा बात करते हैं। तो लोगों से जो कनेक्ट है ना वो उनमें है। तो मैं पहले नरेंद्र मोदी एज एन इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ। देखिए आपका मेरा एक सर है, वी आर सिटिंग इन एन एसी और एसी रूम का कन्वर्सेशन है। उस व्यक्ति ने रेलवे स्टेशन से लेके ओपन शौचालय से लेके घर में पानी नहीं आता वो सब देखा है। तो ये जो उनकी पॉलिसी है ना, ये उनका अनुभव है। तो उन्होंने बोलते ना अर्श से फर्श, फर्श से अर्श, पूरा जीवन देखा। राजनीति की बात मैं नहीं कर रहा। तो उन्हें पता है कि लोगों की क्या अहमियत है, इंटेलेक्चुअल्स की क्या वैल्यू है, कार्यकर्ताओं की क्या वैल्यू है, महिलाओं की क्या वैल्यू है। तो वो उनका जो व्यक्तित्व है ना, मुझे उसमें कोई फ्लॉ लगता नहीं है। एक चीज़ उनको लोग अट्रीब्यूट करते हैं, घमंड, दम्भ, घमंडी है ऐसे वैसे। भैया इसीलिए मैंने आपको ये पूरी कहानी बताई। उस व्यक्ति में सब कुछ है, बहुत कुछ है, कुछ चीज़ें नहीं है। उसमें से 2 चीज़ें घमंड और दम्भ है जो उस व्यक्ति में नहीं है। लेकिन कुछ लोग जिनका काम नहीं करते हैं वो गलत काम, या कुछ मीडिया के हमारे भाई जिसको एक्सेस या इंटरव्यू नहीं देते हैं। जैसे पहले मीडिया वाले बरखा दत्त एंड गैंग, एक हमारे करण थापर एंड गैंग, पीएमओ में उनका ड्राइंग रूम हुआ करता था। जब बनाया घुस गए पीएमओ में, सर हम लोग यूएस जा रहे हैं, तुरंत पीएमओ उनके लिए बिजनेस क्लास बुक कराता था। आज ये फोकट की सेवा नहीं देता पीएमओ। आज ईमानदारी की बात होती है, ये दलाली का धंधा नहीं होता सरकार से। तो कुछ लोगों को बुरा लगता है तो वो बदनाम करते कि ये पीएम ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, दम्भ है, घमंड है। वो नहीं है, इनमें सारी अच्छी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं, उसमें से दम घमंड एक चीज़ हो गई। पॉलिटिकल लेवल पे ही इज़ वेरी श्रूड। उनको परसेप्शन इज़ अ चौथा पी पॉलिटिक्स का। पेशेंस, परसिवियरेंस एंड परसेप्शन पॉलिटिक्स में चाहिए। तो 4 पी की जोड़ी हो गई, 3 की 4। तो परसेप्शन उनका बहुत अच्छा, उनको बनाना आता है, उन्होंने बनाया। और बनाना एक चीज़ है, कंटिन्यू भी करना पड़ता है। इन्होंने कंटिन्यू भी किया है। आज भी कोई एक आदमी आपको नहीं मिलेगा जो बोलेगा मोदी जी चोर है, मोदी जी चीटिंग करते हैं। नहीं, आप कुछ भी डाउट कर सकते हो इस दुनिया में, मोदी जी के इंटेंशन पे आप डाउट नहीं कर सकते। कोई नहीं कर सकता। कर्मयोगी व्यक्ति है, फकीर आदमी है, कुछ नहीं चाहिए उसको, ऐसे आया था ऐसे ही जाएगा। आपको नहीं मालूम हो, आपको ये मालूम है कि उन्होंने आज तक छुट्टी नहीं ली, लेकिन ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि जब से उन्होंने ज्वाइनिंग किया है, उनकी एक एक पगार, जो सैलरी आती, पगार बोलते हैं हम हिंदी गुजराती में, उनकी जो सैलरी है वो कन्याओं के लिए जाती है। और ऐसा नहीं है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आज लेके आए, कन्या केळवणी योजना के नाम से गुजरात में वो चलाते थे। उनकी सैलरी वो उस योजना में डालते थे जिससे अनाथ बच्चियों की, उनकी परवरिश या उनकी शादी का बेड़ा उन्होंने उठाया था। आज भी वो सैलरी विड्रॉ नहीं करते हैं। तो ये उनमें अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और पॉलिटिकली वो इतने श्रूड है, वो परसेप्शन है, टाइमिंग है, एक अस्ट्यूटनेस बोलते हैं कि उनको पता है कि ये पासा आज फेंक रहा हूँ ना तो ये यहाँ पड़ा रहेगा, लेकिन इसका गेन तब होगा। तो जो अस्ट्यूटनेस है ना, क्यों दूर की सोचते हैं, वो विजनरी है। एग्जैक्टली, आपने यू स्टोल माय माइंड। वो विजनरी है, वो ज़बरदस्ती का नहीं सोचते हैं कि ये करूँगा तो ये फ़ायदा होगा, ये करूँगा वो नुकसान होगा। वो विजनरी है, वो ये सोचते कि इन द लॉन्ग रन मैं रहूँ या ना रहूँ, पार्टी रहे नहीं रहे, देश रहेगा, उस विजन से वो काम करते हैं। और ईश्वर उनके साथ है। जब वो लंबा सोचते हैं ना, जब 500 मील की तैयारी करते हैं ना, तो 100 मील वैसे ही कवर हो जाता है। तो मुझे जितना उनके बारे में पता है, सिर्फ उनका विजन, उनका एक्सपीरियंस ही चलता है, और भगवान उनके साथ है। ईश्वर फिर क्या करता है, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं कि एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस, सब ठीक हो जाता है। नाइस, करेक्ट। सो मेरा पहला पॉलिटिकल ऐसा पॉडकास्ट था। आई होप मैंने कोई गलतियां ना करी हो। कांग्रेचुलेट यू। मुझे या किसी सुनने वाले को लगा नहीं कि आपका पहला था। और जो बहुत सारे बड़े बड़े पॉडकास्टर हैं उनसे काफ़ी अच्छा था आपका। जो बहुत तथाकथित बड़े बड़े हैं, जिनके बहुत ज़्यादा ये होते हैं शोशा, यूट्यूब एड्स, उसके कंपैरिजन में आपका बहुत प्रोफेशनल था। यू वर अप टू द मार्क। इनफैक्ट आई अपोलोजाइज कि मैं कुछ जगह भावनात्मक होकर मैं डाइग्रेस हुआ, लेकिन आपने वापस मेरे को ट्रैक पे लेके आया। सर आपके बड़े वर्ड जाएंगे। नहीं, मैं डाइग्रेस हुआ, लेकिन आपने क्यूरेट किया, मुझे ट्रैक पे लेके आया। कोई भी लास्ट में मैं सबसे पूछता हूँ कि हाउ वाज आई एज अ होस्ट, आपने वो पहले बता दिया, बट आई वांट टू नो, थोड़ा सा क्रिटिसाइज करके मेरे को बताओ कि मेरी क्या गलती थी एज अ होस्ट, क्योंकि आप बहुत सारे न्यूज़ चैनल, मीडिया चैनल, हर दिन टीवी पे होते हो। नहीं यार, आपकी गलती में ऐसा है ना,
आप यंग हो, अभी एक्सपीरियंस ही सिखाएगा। मैं इतना बोल सकता हूँ कि जब मैं आपकी चेयर पे उस टाइम पे था, मैं गधा था, मेरे को एक्सेप्ट करने में शर्म नहीं आती, मैं गधा था एक नंबर का। उस कंपैरिजन में व्हेन आई सी यू, मुझे जेलसी भी हो रही थी कि काश उस टाइम मैं आपकी तरह सोचता, समझता, इनोवेटिव होता, इंट्यूटिव होता, क्रिएटिव होता, इतना ग्रोन अप होता, तो शायद कुछ और दिन होते आज। गॉड, तो थैंक ठीक यू है, सो ईश्वर मच। की इच्छा। हाँ, नाइस। तो आपने बहुत बड़े वर्ड्स कह दिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो सो मच, एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मेरे को बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ जानने को मिला, एंड आई होप जिन लोगों ने भी देखा उनको एक नया पर्सपेक्टिव मिला, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी।